स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यू काशी स्टडी क्लासेस पर। देखिए, हमने जो कल स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री का आज सेकंड पार्ट है। कल मैंने बातें बहुत कुछ समझा दिया था, आज उसी का आगे वीडियो बना रहे हैं। प्राग इतिहास हमने कल इतिहास को बताया था कि जैसे प्रशांत ने डाउट इसमें पूछा था कि सर समझ में नहीं आता कि इतिहास का अगर कोई पूछे तो कितने प्रकार के इतिहास बताए। देखिए, इतिहास का अर्थ होता है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन इस इतिहास को ही हम लोग क्या करते हैं, तीन आधारों को बांट के पढ़ते हैं। एक, जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जब पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उनके साक्ष्य भी हमें पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? उनके पत्थर के बने हुए औजार बनेगा, या गुफाओं में बनी हुई चित्रकारी मिलेगी, या उनके जो शरीर के जो अवशेष हड्डियां हैं वो अवशेष हमें मिलेंगे। इन अवशेषों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो इन्हें कहते हैं पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है। और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं प्राग इतिहास। यानी जब पढ़े लिखे हुए चीज़ों के आधार पर अध्ययन न करके हम उनके प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करें तो इस इतिहास को क्या कहा जाता है? प्राग इतिहास कहा जाता है। और जब वो पढ़ना लिखना जानते हों लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि जब हम लोग नहीं पढ़ पाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं आद्य इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और जब मानव पढ़ना लिखना जान गए और बोलना भी जान गए और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों साक्ष्यों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग इतिहास। तो हमने ये कल आपको बता दिया था, इंट्रोडक्शन इसका पूरा तरीके से दे दिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे उसी में प्राग इतिहास में। प्राग इतिहास हमने जब बताया था मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 40 लाख साल पहले कहाँ पर हुई थी। मैंने बताया था कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में एक देश है इथोपिया के जंगलों में चिंपैंजी से माना जाता है कि हमारा उत्पत्ति हुआ था। तो उस वक्त की जब मानव की उत्पत्ति हुई, और आपको मैं बता दूं कि इंडिया पहले जो भारत है ये कभी एशिया का भाग नहीं हुआ करता था। पहले ये अफ्रीका का भाग हुआ करता था। और अफ्रीका से टूट करके भारत क्या हुआ है? एशिया से आकर जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको चित्र के रूप में दर्शाऊं, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, और जितने भी लोगों को मैं नाम लूँ और जितना सिद्धांत मैं बताऊं इनका नाम आपको याद करके चलना है, क्योंकि जियोग्राफी भी जानते हो कि जियोग्राफी भी ज़रूरी है। ये अगर 7 महाद्वीप अगर आप देखेंगे, ये जो 7 महाद्वीप अगर आप देखेंगे, जो हमारे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। मैं 7 महाद्वीपों को बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ बस समझाने के लिए। ये 7 महाद्वीप है: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है। कभी ये 7 महाद्वीप जब एक ही भूखंड हुआ करते थे तो जिसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया। एक ही भूखंड हुआ करता था, 7 महाद्वीप मिलके एक ही भूखंड पृथ्वी पर हुआ करता था। फिर ये 7 क्या हो गए? टूट के अलग हो गए। जब 7 पहले ये एक जो था ये 2 भागों में टूटा, 2 भागों में टूटा। ऊपर वाले कहा जाता है अंगारा लैंड, नीचे वाले को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला जो था उससे ऊपर के 3 महाद्वीप बने हैं: उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। नीचे का जो गोंडवाना लैंड था, ऊपर का अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड। बातें सब याद रखना है आपको। और नीचे वाले से बना है कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अपना इंडिया जो था वो कभी इसी का भाग हुआ करता था, अफ्रीका का ही भाग हुआ करता था। ये अफ्रीका के भाग से टूट करके इंडिया क्या हो रही है? इधर आगे जा रही है। प्लेटों पे बनी हुई है ना, हमारी जो क्रस्ट है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो प्लेट है। उस प्लेट से टूटकर इंडिया क्या हो रही है? जाकर के एशिया वाले पार्ट से टकरा रही है। एशिया से जब वो टकरा रहा है तो हमारा जो ये वाला जो नीचे वाला भाग है, जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड का जो भाग इंडिया है ये भारी है। भारी मतलब इसकी घनत्व तो अधिक है एशिया वाले प्लेट की अपेक्षा। तो इंडिया वाला जो प्लेट है इस वाले एशिया वाले प्लेट के अंदर धंस रहा है, जाकर टकरा रहा है, उसके अंदर धंस रहा है। जब धंस रहा है तो ऊपर का हिस्सा क्या हो रहा है? यहाँ का उठ रहा है। इसी से बना हुआ है हिमालय। इसी से क्या बना है? हिमालय बना है। तो अगर कोई पूछे आपसे इंडिया का भौगोलिक रूप से किसका भाग है तो आप बताएंगे कि अफ्रीका का भाग है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजनीतिक रूप से, यानी कि राजनीतिक रूप से जो बाद में सीमांकन किया गया है तो किसका भाग है? एशिया का भाग है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अफ्रीका का ही, क्योंकि इस साक्ष्यों के आधार पर हम बताएंगे कि और फिर ये जो सिद्धांत दिया था ना इसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्योंकि महाद्वीपों को क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये जो सिद्धांत दिया था उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के व्यक्ति थे ये। 1912 में अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन, और इसको बाद में सिद्ध किया गया था
प्लेट टेक्टोनिक थियरी के द्वारा, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसने दिया था, तो ये दिया था मॉर्गन साहब ने। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए पूरा पाषाण काल हम इतिहास करते हैं। इसके खोजकर्ता जो थे पूरा पाषाण काल का है, तो उसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। आपको याद रखना है कि 1863 में पूरा पाषाण, पाषाण क्यों कहा जाता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि इस वक्त पत्थरों के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया। पत्थरों से प्राप्त औजारों के आधार पर, पत्थरों से प्राप्त हथियारों के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। तो ये जो पत्थर यूज करते थे वो ऐसे पत्थर यूज करते थे जो एकदम मतलब कि नुकीले उकीले नहीं हुआ करते थे, एकदम उससे हथियार बनाते थे, लेकिन ज़्यादा खतरनाक हथियार नहीं होते थे, तेज धार वाले नहीं होते थे। तो इनसे जो पत्थर प्राप्त हुए, मतलब उन्हें कहा गया कि सबसे पुराने पत्थर थे, सबसे पुराने पत्थर प्राप्त किया गया। तो इनके बीच इनका जो इतिहास माना जाता है उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस वक्त ही सबसे पहले आगे की खोज हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि आगे की खोज सबसे पहले किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल दिया रहेगा, मध्य पाषाण काल दिया रहेगा, नव पाषाण काल दिया रहेगा, फिर और एक ताम्र पाषाण काल दिया रहेगा। तो याद रहे कि आगे की खोज जब हुई थी तो वो कौन सा युग था? पूरा पाषाण काल, जिसे मैंने कहा पालियोलिथिक एज भी इंग्लिश में कहा जाता है, पालियोलिथिक एज। आजकल इंग्लिश में हिंदी, आजकल एग्जामों में जाएंगे जब आप 1 डे एग्जाम देने के लिए, तो उसमें हिंदी की जगह इंग्लिश ही लिख देगा पूरा पाषाण काल, तब थोड़ा कठिन हो जाएगा। और इसमें हिंदी मीडियम बेचारे छट जाते हैं और इंग्लिश मीडियम इसी का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, 1863 में। इसकी विशेषताएं क्या थी कि ये आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है हंटरर, शिकारी जो होते हैं, जो शिकारी। जानते हैं कि जब मानो पहली बार बने होंगे तो कृषि रुषि तो करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, कृषि तो करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, शिकार करते थे, शिकार करके मांसों को खाते थे। तो इसे कहा जाता है, उस मानव को कहा जाता है आखेटक या हंटरर कहा जाता है। एवं खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक मतलब होता है फूड गैदरर, इंग्लिश में कहते हैं फूड गैदरर। और ये जो मार करके मांस को खाते थे, यानी शिकार करते थे, और जो भोजन बच जाता था उसे क्या करते थे? एक जगह स्टोर करके रखते थे। संग्राहक यानी संग्राहक की तरह कार्य करते थे, फूड गैदरर के रूप में कार्य करते थे, यानी भोजन को ये संग्रहित करके रखते थे, ठीक है। फिर देखिए शुतुरमुर्ग के अवशेष। शुतुरमुर्ग मतलब होता है, अब अगर आप लोगों ने देखा जानते होंगे कि पृथ्वी पर मिलने वाली सबसे बड़ी पक्षी वर्तमान में जो है वो कौन है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अवशेष भी भारत में प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे वनडे एग्जामों में कि भारत में निम्नलिखित में से शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो याद रहे कि पटने। ये पटने किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। पटना वाला मत याद कर लीजिएगा, बिहार वाला पटने। मतलब शुतुरमुर्ग के अवशेष भारत के किस राज्य में मिला है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के भी अंदर कहाँ पर? पटने में खोजा गया है, पटने में। तो देखिए अभी वर्तमान में शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग कहाँ है वर्तमान में? अफ्रीका में मिलता है वर्तमान में। अगर कहीं धरती पर शुतुरमुर्ग मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। और मैंने अभी आपको समझाया कि भारत कभी अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, यानी भारत में पहले कभी शुतुरमुर्ग का अवशेष मिला है। इसका मतलब भारत में कौन से लोग कहाँ से अलग हुआ होगा? अफ्रीका से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर शुतुरमुर्ग समाप्त कैसे हो गए? आपको लोग सोच रहे होंगे कि शुतुरमुर्ग समाप्त कैसे होंगे। तो ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर जब उपस्थित था तो यहाँ की जलवायु शुतुरमुर्ग के रहने के अनुकूल था। लेकिन जब ये यहाँ से टूट करके अपना इंडिया आगे बढ़ा तो जलवायु क्या होगी? परिवर्तित होगी, क्योंकि इक्वेटर लाइन से हम लोग दूर हो रहे हैं, इक्वेटर लाइन से दूर होने लगे। जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से हम दूर होने लगे तो यानी जलवायु क्या होने लगी? परिवर्तित होने लगी। इसका मतलब है कि शुतुरमुर्ग के रहने के लिए जलवायु अनुकूलित नहीं मिला, तो वो शुतुरमुर्ग क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो शुतुरमुर्ग के अवशेष हमारे देश में जो मिला है वो कहाँ मिला है? पटने। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में मिला है। फिर मानव सामान्यतः निग्रेटो प्रजाति के थे। निग्रेटो देखिए, मानव जो होते हैं ना, इनकी कुल कई जातियां हैं। जैसे जिनके मुंह थोड़े से चपटे होते हैं, थोड़ा सा सर भारी बड़ा जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मंगोलाइट। जो चाइना में, जापान में या फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में जो रहने वाले हैं उन्हें कहते हैं मंगोलाइट प्रजाति। यूरोप में जो रहने वाले हैं, जो लंबे चौड़े होते हैं, जो देखने में थोड़े स्मार्ट लगते हैं, वो देखे होंगे आप लोग अमेरिका के लोगों को, इन सब लोगों को, उन्हें कहा जाता है काकेसायड। क्या कहा जाता है उन्हें? काकेसायड। और अफ्रीका के जो काले लोग होते हैं, जो नाटे लोग होते हैं ना, जो अफ्रीका के काले लोग, नाटे लोग, ये सब जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है निग्रेटो। उन्हें क्या कहा जाता है? निग्रेटो कहा जाता है। वहाँ की जातियों को निग्रेटो कहा जाता है। और इंडिया, इंडोनेशिया, इस सब के जो लोग रहने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया मतलब बाद में यूरोप से जाके बसे हुए हैं, काकेसायड ये हैं। इंडिया इस सब के जो रहने वाले लोग, तो उन्हें कहा जाता था ऑस्ट्रेलाइड। क्या बोला जाता था? ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता था। तो भारत में
जो पहले मिलते थे वो कौन थे? निग्रेटो थे। कौन थे? निग्रेटो थे। हमने बताया कि अफ्रीका में जो जाति रहती है, आज भी मानव को जो जाति रहती है वो कौन से है? निग्रेटो। जो काले, थोड़े नाटे, धसे मुंह चेहरे वाले होते थे, चिंपैंजी जैसे थोड़े दिखने वाले, वो निग्रेटो। भारत में भी सामान्यतः कौन मिलते थे? निग्रेटो, क्योंकि इनकी हड्डियों को जो अवशेष मिले हैं ना, उन हड्डियों को अवशेष से पता किया गया कि इनकी हड्डियां किन से मिलती जुलती है, किनकी शरीर के ढांचा से मिलती जुलती है, तो निग्रेटो से मिलता है। तो भारत में जो रहने वाले थे वो कौन थे? निग्रेटो प्रजाति के लोग रहते थे सामान्यतः। ठीक है। फिर हमारे भारत में जानते हैं कि लोग कहते हैं जैसे कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, तो अगर ब्रह्मा ने अगर हमारे सृष्टि की रचना की होती तो पूरी पृथ्वी पर भाषा एक ही बनाए होते, भाषा सब अलग अलग कैसे बन गए, और प्रजाति एक ही बनाते, कैसे अलग अलग प्रजातियाँ बना दी गई। सब ये सब बातें समझने वाली बात है। मानव सभ्यता निग्रेटो प्रजाति के थे भारत के पूरा पाषाण काल में। और मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो था वो कौन था? कुल्हाड़ी। कौन सा था? कुल्हाड़ी। आपको ये सब याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहला मानव के द्वारा जो औजार उपयोग किया गया था वो कौन था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। फिर ये साक्ष्य स्थल, ये आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही है। ये सब तो याद है, रखना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है किस राज्य से संबंधित है। वर्तमान में एग्जाम में पूछता है कि आपको दे देगा ये जगह सोहन घाटी और 4 राज्य दे देगा कि ये राज्य किस राज्य में स्थित था, या दे देगा बेलन घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में था, आदमगढ़ दे देगा किस राज्य में था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो ये याद रखना है कि सोहन घाटी जो था ये कहाँ पर मिला है? साक्ष्य मतलब पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ पड़ता है? पंजाब में, वर्तमान के पाकिस्तान। जानते हैं कि पंजाब आधा पाकिस्तान में आधा भारत में है, तो जो पंजाब पाकिस्तान वाले में है वहाँ पर सोहन घाटी मिलती है। सोहन घाटी पाकिस्तान वाले पंजाब में है, वहाँ पर साक्ष्य मिला है इस पूरा पाषाण काल का। फिर बेलन घाटी अपने ये सोनभद्र में है, मिर्जापुर सोनभद्र में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर आदमगढ़ ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हुए हैं पूरा पाषाण काल के। और भीमबेटका की गुफा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को ने अपने यहाँ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दिया है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और नेवासा जो है कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेवासा जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इतना पूरा पाषाण काल से आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेज है। इससे बाहर आप मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण मैंने पॉइंटों को सम्मिलित कर लिया है। तो नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर आते हैं मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 7,000 BC। अच्छा, ये BC का तो मतलब समझते हैं ना? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से 40 लाख साल से लेके 10,000 साल, यानी कि 39,90,000 साल तक का काल क्या कहलाया है? पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद 10,000 साल से लेकर के 7,000 साल तक, यानी 3,000 साल तक। ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले से लेकर के वहाँ से आज चलते चलते आए 3,000 साल तक के बीच को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण क्यों? क्योंकि पत्थरों के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यानी पत्थरों का सबसे अधिक उपयोग होता था, इसलिए इसे कहते हैं पाषाण काल। सबसे पहली बार इसमें तीर कमान का विकास हुआ गया था। तीर कमान समझते हैं, जिसे तीर धनुष हमारे यहाँ कहते हैं। उसको पहले समय में शिकार करने के लिए लोग जो सबसे अधिक यूज करने लगे, फिर बाद में मध्य पाषाण काल में किसका उपयोग करने लगे? तीर कमान। वो जो चलाते हैं तीर कमान वाला, तीर कमान का विकास हुआ सबसे पहले मध्य पाषाण काल में। फिर पहला पालतू पशु कुत्ता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव ने जिस सबसे पहले पालतू पशु को पाला था उसका नाम क्या था? कुत्ता था। और वो कौन से युग में पाला था? तो महापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। फिर स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है नाहरराय एवं महदहा में। अभी मैंने बताया कि मानव ये जो पूरा पाषाण काल था इसमें मानव घुमक्कड़ी था, आखेटक मतलब शिकारी था, खाद्य फूड गैदरर था, और उसके बाद ये घुमक्कड़ी थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़ी, ये भोजन की तलाश में जहाँ जहाँ हो सके वहाँ चले जाते थे। पहली बार मानव अपना स्थायी निवास एक जगह पर रह करके अपना परिवार बना करके जो साक्ष्य मिला है, स्थायी निवास का साक्ष्य मिला है, वो कहाँ मिलता है? नाहरराय एवं महदहा। ये पड़ता है प्रतापगढ़ में।
उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है वहाँ से मिलता है कौन सा, नाहररा एवं महदाहा से साक्ष्य मिलता है स्थायी निवास का, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाहररा एवं महदाहा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो नाहररा एवं महदाहा जो है ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है आपको। अब हम लोग आते हैं इधर कुछ और है, भीमबेटका से चित्रकारी की प्रथम साक्ष्य मिला है। भीमबेटका मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो एक जगह है, गुफा है, जहाँ पर गुफा में क्या बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, सबसे अधिक उसमें हिरन के चित्र बनाए गए हैं सबसे अधिक उस भीमबेटका गुफा में, और मैंने बताया यूनेस्को साइट भी है ये। तो ये कहाँ पर है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है ये 7000 BC से लेके 3000 BC तक का काल था, 7000 BC से लेके 3000 BC तक का काल था। देखिए इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ, इस वक्त इनका कोनो भाषा वैसा नहीं था। हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा ने बनाया, और ब्रह्मा की और देवलोकों की भाषा कौन है, संस्कृत है। तो जब ब्रह्मा ने बनाया तो इन लोगों को काहे संस्कृत नहीं सिखाया भाई, इनको भी तो संस्कृत बना के सिखा के भेजना चाहिए ना। सब मूर्खता वाली बातें हैं, मैंने इसीलिए बार बार कहा आपसे कि आप लोग भी जागरूक बनते रहिए साथ में। चलिए देखिए नवपाषाण काल जो है 7000 BC से लेकर 3000 BC तक का काल है। इसमें सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहिए की मानव ने सबसे पहले खोज की थी वो कौन सी खोज की थी, तो पहिए की खोज की थी नवपाषाण काल में, पहिए खोज सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया था। ये प्रथम खाद्य उत्पादक थे। खाद्य उत्पादक का मतलब हुआ कि पहली बार भोज्य पदार्थों का क्या किया था, उत्पादन किया था। सबसे पहले क्या किया था, भोज्य पदार्थों का उत्पादन किया था, यानी कि जिसे कहता है फूड प्रोड्यूसर। तो कौन थे ये, नवपाषाण कालीन। पहली बार खेती करना स्टार्ट किए थे, और किस चीज़ का फसल सबसे पहले उत्पादन किए थे, जौ का। कहाँ किसका किया था, जौ का उत्पादन किए थे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया, नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल। नियोलिथिक में क्या होता है, नवपाषाण काल। और इस शब्द को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन लुबाक। क्या नाम था, सर जॉन लुबाक ने सबसे पहली बार नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक शब्द को दिया था, जिसका नाम था सर जॉन लुबाक। तो प्रथम बार ये खाद्य उत्पादक बने थे। प्रथम फसल जो मानव के द्वारा उपजाया गया था वो कौन था, जौ था। और इस जौ का उत्पादन कहाँ पर किया गया था, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। अगर इंडिया का मैप आप लोग ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो पड़ता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इस छोरे पर मिलता है, इधर इस छोर पर मिलता है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी मिलता है। इस पहाड़ी के पास ही एक मैदान क्षेत्र है, उधर मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर उपस्थित है मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ में पहली बार जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले कपास की भी खेती का भारत में साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, इसी जगह मिलता है, मेहरगढ़ में मिलता है कपास की खेती के साक्ष्य। ठीक है, कपास से क्या बनता है, सूत बनता है। तो याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर, ये जियोग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ मिलते हैं, तो पाकिस्तान में मिलते हैं। अब वर्तमान में, पहले तो भारत एक ही था, सब पूरा पृथ्वी एक ही था। जब मानव मूर्ख थे, यानी कि जब पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, तब पूरा पृथ्वी एक था। लोग पढ़े लिख लिए, समझदार हो गए तो धर्म बनाए, धर्म के आधार पर देश को बांटते चले गए। धर्म के आधार पर ही सब देशों का बंटवारा हुआ है, अधिकतर देशों का। आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म के नाम पर विवाद बढ़ते हैं, मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है, जबकि कोनो का धर्म महान नहीं, सब मूर्खता है। तो किरथर पहाड़ी से यहाँ से प्राप्त हुआ है प्रथम फसल जौ का। फिर बकरी के साथ मृतक का शव, बकरी के साथ, यानी कि जब लोग मर जाते थे तो गाड़ते थे ना, गाड़ देते थे, और उस मरे हुए व्यक्ति के साथ यानी मृतक के साथ पहली बार बकरी को जो दफनाया गया है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। मैंने अभी बताया पाकिस्तान में जो यहाँ पर मेहरगढ़ है, इस मेहरगढ़ में प्रथम बार बकरी के साथ एक व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को दफनाया गया था। शायद उनका मानना था कि जब मर जाएंगे हम तो मरने के बाद जहाँ जाते होंगे तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो वहाँ पर उस मृतक हुए व्यक्ति के साथ क्या करते थे, बकरी को भी दफना देते थे। ठीक है, बकरी को भी दफना देते थे, बकरी बेचारी खुश हो जाती होगी। फिर उसके बाद बुर्ज होम। बुर्ज होम, ये याद रखना है कि बुर्ज होम जो है ये किस राज्य में है, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। मैंने ये इंडिया का चित्र बनाया, तो यहाँ पर इंडिया में इधर अब चले जाएंगे, इक्वेटर लाइन से बहुत दूर है, तो यहाँ पर ठंडी बहुत अधिक पड़ता है, ठंडी।
ठंडी बहुत अधिक पड़ता है, तो इसका मतलब है कि पहले जब जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे होंगे तो उस वक्त ठंडी तो अधिकतर समय वहाँ पड़ता है, तो लोग गर्म ठंडी से बचेंगे कैसे? तो जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जैसे ही आप 32 मीटर गहराई में जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इन लोगों ने भी बड़े समझदार थे, ये लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन समझदार थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अपना मकान जो था या जिसमें रहते थे, मकान नहीं एक गुफा की तरह बनाते थे, तो पहाड़ी ज़मीन के अंदर बनाते थे ताकि गर्मी ठंडी उतना कम लगे। तो बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। और यहाँ से गर्त निवास मैंने कहा वो जो गड्ढे में गड्ढा बनाकर यानी गुफा बनाकर जो निवास करते हैं ना, कोई भी स्थल जो गहरा होता है ना उसे कहते हैं गर्त, खाई को क्या बोलते हैं, गर्त कहते हैं। तो उस गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ मिलता है, बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रहे कि गर्त निवास, या पूछ लेगा कि गर्त निवास निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन दे देगा, बुर्ज होम दे देगा, फिर एक मेहरगढ़ दे देगा, एक कोल्डिहवा देगा, एक दाऊजली देगा। ऐसे आपको नाम 4 दे दिए जाएंगे और आपको लगेगा कि बहुत कठिन पेपर है। कठिन पेपर नहीं है क्योंकि आपने इस पर पढ़ा नहीं है। गर्त निवास वाला तो कठिन लगेगा, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद चिरांद, ये चिरांद जो है कहाँ पर है, बिहार में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, मिलान करने को दिया है, एक तरफ देगा 4 स्थल और एक तरफ देगा 4 नए राज्य, और देगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है या कौन सही सुमिलित नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा कि चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में है। यहाँ से सबसे अधिक हड्डियों के अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं। फिर पिकली हल जो कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, पिकली हल कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं कि व्यक्ति अपना निवास स्थल बना के रहते थे और वहाँ से राख के अवशेष भी मिले हैं पिकली हल से। कहाँ पर, कर्नाटक से। याद रखिएगा कि पिकली हल किस राज्य में है, वर्तमान के कर्नाटक में। फिर है कोल्डिहवा जो है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। सबसे प्रथम बार चावल का जो साक्ष्य मिलता है, ये आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही जीके है कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, चावल के, तो कोल्डिहवा कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पड़ता है ये कोल्डिहवा। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज में कोल्डिहवा मिलता है, यहाँ से प्रथम बार चावल के साक्ष्य मिलते हैं। फिर चौपानी मांडा कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर दाऊजली कहाँ पर है, असम में। यहाँ से प्राप्त हुए ओखल और मूसल और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये लोग रहते थे। किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहते थे। और असम में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ बहती है और उस नदी के किनारे लोग रहते थे और वहाँ से प्राप्त हुआ है ओखल और मूसल का अवशेष। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि दाऊजली जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित था, तो आपको याद रहे कि असम में। और यह पूछ लेगा कि ओखल और मूसल का साक्ष्य जो मिला हुआ है हमें नवपाषाणकालीन अवशेष के रूप में, तो किस राज्य में है, तो दाऊजली यानी असम में उपस्थित है। तो इतने पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिएगा, जो एक ही वीडियो में ऐसे ख़त्म कर दिया मैंने ये, और इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा प्रागैतिहासिक काल। कल हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर दो तीन वीडियो उसमें लगेगा, सिंधु घाटी थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर उसके बाद चले जाएंगे सीधे उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर आ जाएंगे महाजनपद काल। फिर इस तरीके से करते करते जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, जल्दी से ये प्राचीन इतिहास भी खत्म किया जाएगा। बस आप लोग इसमें अपना समर्थन बनाए रखें, वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल जो लोग नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद और बाय।